पहली खबर, पाकिस्तान में मुनीर की मेहरबानी से किसकी सरकार होगी और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के हालात। दूसरी खबर, पीएम मोदी ने आज किन 8 सांसदों के साथ सरप्राइज लंच किया और इस लंच के पीछे राजनीतिक संदेश क्या है। लेकिन तीसरी खबर क्या होगी? तीसरी खबर है, पीएम मोदी ने सांसदों को पाकिस्तान में सरप्राइज विजिट का किस्सा क्यों सुनाया। 8 साल बाद पीएम मोदी ने नवाज का नाम क्यों लिया। चौथी खबर, हल्द्वानी में हिंसा की साजिश के कितने सबूत, TV9 एक्सक्लूसिव में बड़ा खुलासा होगा। और पांचवी खबर है, मोदी सरकार ने आज किन 3 विभूतियों को भारत रत्न सम्मान दिया। भारत रत्न सम्मान से विपक्ष क्यों परेशान दिखा है। और इसी के साथ ही बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। बड़ी जानकारी ये कि बिना भारत का नाम लिए बोले हैं नवाज शरीफ, हम पड़ोसियों से रिश्ते बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि सरकार में आए तो पड़ोसियों से संबंध सुधारने की कोशिश होगी। बड़ी खबर आ रही है, नवाज शरीफ ने परमाणु बम का किया जिक्र, हमारी तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता है, हमारे पास परमाणु ताकत है। नवाज शरीफ ने कहा है कि कोई भी बुरी नजर से हमें नहीं देख सकता। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पाकिस्तान में बन सकती है गठबंधन की सरकार जिसमें PMLN, PPP, JUIF, MQM मिलकर सरकार बना सकते हैं। और इस बीच नवाज शरीफ ने कहा है कि PMLN को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं को और क्या क्या कहा है। तो पाकिस्तान में आज चुनावी नतीजे आए और इन नतीजों को देखकर वहां का 54 साल पुराना सेना का क्रूर इतिहास याद आया। तब जनरल याह्या खान थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से आम चुनाव में धोखा किया। उनके पक्ष में आए प्रचंड नतीजों को नकारा, जुल्फिकार अली भुट्टो को पीएम बना दिया। उस वक्त गृह युद्ध भड़का, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और नया मुल्क बांग्लादेश बना। अब असीम मुनीर सेना के जनरल हैं। उन्होंने चुनाव में इमरान खान से छल किया, उनके समर्थक उम्मीदवारों की जीत को नकारा, नवाज को तख्त पर बिठाने के लिए रातों रात खेल किया। लेकिन अब फिर से वही नौबत आ गई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात फिर से हो सकते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये छोटी सी वीडियो रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में चुनावी धांधली, अब तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। अब आम लोगों पर गोलीबारी। मुनीर की फौज का रातों रात खेला। अब टुकड़े टुकड़े होने का अंदेशा। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू किया था। ये देरी जानबूझकर की गई ताकि इस दौरान जमकर धांधली की जा सके। सेना का इसमें क्या रोल था, नवाज की पार्टी PMLN की इसमें क्या भूमिका थी और कैसे जनरल मुनीर के इशारे पर यह खेला रातों रात हुआ। एक एक सवाल का जवाब विस्तार से देंगे। उससे पहले पंजाब से लेकर सिंध तक इस चुनावी धांधली की कई वायरल तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान चुनाव में धांधली, तस्वीर नंबर 1। ये मतदान कर्मी है, इस पर पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, खुद धांधली में शामिल है। लाहौर में कई बैलेट पेपर पर मोहर लगाता कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को जिताने का प्रयास करता दिखा। तस्वीर नंबर 2। नवाज शरीफ की पार्टी के कई नेता जब चुनाव हार गए तो PMLN के समर्थकों ने एक मतदान केंद्र पर हमला बोल दिया, गेट तोड़कर अंदर घुसे और गाली देकर धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद जमकर तोड़फोड़ की, सभी मतपत्रों को तहस नहस कर दिया। तस्वीर नंबर 3। ये एक और मतदान केंद्र की तस्वीर है जहां सेना के लोग खुद धांधली कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो एक पर जमकर थप्पड़ लात घूंसों की बरसात कर दी और धक्के देकर बाहर कर दिया। तस्वीर नंबर 4।
ये वीडियो एक और पोलिंग बूथ का है, जहां पाकिस्तान पुलिस के सामने ही मुस्तफा कमाल नाम का एक कैंडिडेट खुद अपने लिए बैलेट पेपर पर मोहर लगाता रंगे हाथ पकड़ा गया और फिर इमरान समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया। तस्वीर नंबर 5। पाकिस्तान चुनाव में धांधली सेना की निगरानी में हुई। इमरान समर्थकों को मतदान केंद्र के अंदर घुसने नहीं दिया। जिसने विरोध किया उससे पिस्टल और बंदूक की नोक पर डराया धमकाया गया। तस्वीर नंबर 6। अब इस तस्वीर को देखिए। आरोप है कि मतपत्रों में बाहर से लाए गए बैलेट पेपर डाल दिए गए। कई मतदाताओं को वोट देने की इजाजत भी नहीं दी गई। तस्वीर नंबर 7। हालत ये थी कि जिन मतपत्रों से पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होता, वो मतपत्र सड़क पर पड़े हुए नजर आए और फर्जी बैलेट पेपर मतदान पेटी में भर दिए गए। तस्वीर नंबर 8। काउंटिंग के दौरान नवाज समर्थकों ने भारी हंगामा किया। कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों के अंदर घुसाए, मतदान कर्मियों से मारपीट की, मतपत्रों को फाड़कर फेंक दिया। तस्वीर नंबर 9। यह पाकिस्तान में वजीराबाद का दृश्य है। इमरान समर्थकों को जब धांधली की खबर लगी तो वो सड़कों पर उतरे, पीटीआई के समर्थन में नारेबाजी की। तस्वीर नंबर 10। पाकिस्तान के मानसेरा सीट से नवाज शरीफ जब चुनाव हार गए तो वहां उपद्रव शुरू हो गया। पीएमएल-एन के समर्थकों ने सड़कों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा की खबरों के बीच इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है और धांधली की वायरल तस्वीरों के बाद पाकिस्तान में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सवालों में है। चुनाव आयोग ने नतीजों में देरी के लिए इंटरनेट पर पाबंदी को जिम्मेदार ठहराया। दिलचस्प ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा अचानक से गायब हो गए, लेकिन इस बीच रात से लेकर अब तक कई और ड्रामे भी हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पहले चुनाव हार रहे थे, फिर अचानक उनकी जीत हुई। तो क्या ये बगैर धांधली के मुमकिन है? रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ जनरल असीम मुनीर के दिए भरोसे के बाद विदेश से पाकिस्तान लौटे थे। उन्हें ख्वाब दिखाया गया था कि इस बार सेना की कृपा से वही पाकिस्तान के पीएम बनेंगे। उन्होंने 2 जगह से किस्मत आजमाई, पहला लाहौर, दूसरा मनसेहरा सीट। नवाज लाहौर की एनए 130 सीट से चुनाव भले जीत गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनसेहरा सीट से हार गए। उनके लिए सुकून ये है कि भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज अपनी अपनी सीटों पर चुनाव जीत गईं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। इमरान खान की पार्टी ने नवाज की लाहौर सीट जीतने पर सवाल उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गिने हुए कुल वैध मतों की संख्या डाले गए कुल मतों की संख्या से ज्यादा है और नवाज शरीफ को जनमत चुराने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें कुल मतों की संख्या 2,93,693 लिखी हुई है, जबकि कुल वैध मतों की संख्या 2,94,043 लिखी हुई है। अब अगर पीटीआई का ये दावा सही है तो ये बिना धांधली के संभव नहीं हो सकता और अलग अलग बूथों पर शहरों में, राज्यों में सेना की पुलिस की निगरानी में धांधली हुई है। ये बात खुद वहां के रिटर्निंग अफसर ने कबूली। असल में कल रात जब काउंटिंग शुरू हुई तो इमरान की पार्टी तेजी से जीत की तरफ बढ़ती दिखी। फिर अचानक काउंटिंग को जबरन धीमा किया गया, रिजल्ट रोके गए, नतीजे घोषित करने में घंटों देरी की गई। इसके बाद इमरान समर्थकों को रेस में पीछे दिखाया जाने लगा। जब सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने इसका ठीकरा इंटरनेट की पाबंदी पर फोड़ दिया। चुनाव आयोग का इतना कहना भर था कि पीटीआई समर्थकों का सिस्टम पर गुस्सा फूट पड़ा। भर भर के चुनाव आयोग को कोसना शुरू हुआ। असल में ये बात पाकिस्तान की पूरी जनता को मालूम है कि सेना ने मैच फिक्स कर रखा है, किसे पीएम बनाना है सब पहले से तय है और चुनाव कराना असल में लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इंटरनेट के दौर में जिसका पर्दाफाश भी तुरंत हो गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। चुनाव में धांधली के बाद पाकिस्तान में हिंसा हुई है। पाकिस्तान के शांगला में तोड़फोड़ हुई है। पीटीआई समर्थकों ने सरकारी वाहन को फूंक दिया है और ये लगातार जो हिंसा की तस्वीरें हैं ये देखिए आपके सामने है, जहां पर लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। चुनाव में धांधली के बाद का मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान में हिंसा हुई है। पाकिस्तान का ये शांगला इलाका है जहां पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी हुई है।
बड़ी एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान के शांगला से कई वायरल तस्वीरें हुई हैं। शांगला में पीटीआई समर्थकों का पुलिस पर भी अटैक हुआ है और पाकिस्तान के शांगला में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वहां पर आगजनी हुई है और इस वक्त हिंसा लगातार बढ़ने का अंदेशा भी है। कल संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। राम मंदिर पर लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कल दोपहर 3:30 पर प्रधानमंत्री अपनी बात को रखेंगे, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव लाएंगे। और ये सबसे अहम उस लिहाज से समझिए कि वो बात जो लगातार बीजेपी के मैनिफेस्टो में रही है, उस बात को किस तरह से 22 जनवरी को हमने देखा, भव्य तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमोद, धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर और डिटेल्स बताइए। देखिए, कल जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा उसका सीधा जो टाइटल है उससे अपने आप में सब कुछ साफ हो जाता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। सरकार ने जो टाइटल दिया है इस पूरे डिबेट का, श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा सब्जेक्ट पर पूरा जो डिबेट है वो केंद्रित होगा और लोकसभा में 11 बजे सुबह इस बहस की शुरुआत होगी। हालांकि बहस की शुरुआत कौन करेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन नियम 193 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। जी अमोद, शुक्रिया जानकारी के लिए। बात प्रधानमंत्री मोदी की हुई है तो आज उन्होंने नवाज शरीफ के साथ 8 साल पुराना एक किस्सा छेड़ दिया। एक किस्सा उन्होंने संसद में 8 सांसदों के साथ किए गए सरप्राइज लंच में सुनाया। पीएम मोदी ने आज बताया कि 8 साल पहले वो अचानक पाकिस्तान क्यों गए थे। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे उनकी सरप्राइज विजिट की जानकारी खुद उनके सुरक्षा अधिकारियों को नहीं थी। सूत्रों से यह भी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी अमोद राय ने आप तक पहुंचाने के लिए हमें कहा है कि हम आगे उस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले सांसदों के साथ पीएम मोदी के लंच का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। किसने क्या खाया, किसके पैसे उन्होंने चुकाए, लंच में क्या क्या था, सांसदों और पीएम मोदी के बीच क्या बातचीत हुई, एक एक जानकारी और तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसदों के साथ सरप्राइज लंच का प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो पूरे 33 सेकंड का है। दृश्य संसद की कैंटीन का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग राज्यों के 8 सांसदों के साथ लंच किया। ये 8 सांसद कौन थे, इसकी जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों को पीएम मोदी की ओर से अनौपचारिक लंच की जानकारी दोपहर 2:30 बजे फोन आने के बाद मिली थी। प्रधानमंत्री ने सांसदों से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आप सबको सजा देने जा रहा हूं, मेरे साथ चलिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों को कैंटीन की ओर लेकर चले गए। सब लोग एक बड़ी सी टेबल पर बैठे। इसके बाद पीएम मोदी से सांसदों की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान कैंटीन में सबके लिए प्रधानमंत्री ने थाली मंगाई। उन्होंने रोटी, दाल, चावल और मिठाई खाई। सभी के खाने का बिल प्रधानमंत्री ने खुद दिया। चावल था, खिचड़ी था, एक पनीर का सब्जी था, एक दाल था, थोड़ा 2 मिलेट का रागी का स्वीट था, तिल का स्वीट था। बहुत बढ़िया खाना था। आफ्टर फूड और रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल आल्सो पे किया सबको। हमारा प्रधानमंत्री जी ने बिल पे किया। बहुत खुशी है। सांसदों ने खाने की मेज पर पीएम मोदी से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से उनकी लाइफस्टाइल के बारे में सवाल भी पूछा कि आप सुबह कब उठते हैं, रात में कब सोते हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि वो रात में सिर्फ 3.5 घंटे सोते हैं और सूर्यास्त के बाद कुछ खाते नहीं। इस दौरान पीएम मोदी ने बतौर सीएम भूकंप से तबाह कच्छ को कैसे विकसित करके टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, उसके बारे में भी सांसदों को बताया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण को लेकर भी अपना अनुभव साझा किया। और पीएम मोदी के साथ सांसदों के लंच में पास्ता, खिचड़ी, दाल चावल, सब्जी, रायता, पापड़, सलाद था। पीएम मोदी ने इस दौरान सांसदों से अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सांसदों से श्वेत पत्र लाए जाने पर भी बात की। पीएम ने कहा, श्वेत पत्र लाने के पीछे कारण यह है कि जब मुझे ये पता चला कि यूपीए सरकार में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं पहले कई साल चुप रहा। बाद में मुझे लगा कि देश की इतनी क्षति हुई है, लोगों के पैसे की लूट और बर्बादी हुई है, तब हमने सोचा कि ये देश के लोगों के सामने आना चाहिए।
इसके बाद तय हुआ कि एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। और लंच की टेबल पर पीएम मोदी ने सांसदों के साथ संवाद में अपने पाकिस्तान सरप्राइज विजिट का जिक्र किया। पीएम मोदी ने 8 साल पहले नवाज शरीफ के घर सरप्राइज विजिट से जुड़ा एक वाकया सांसदों के साथ शेयर किया। पीएम मोदी ने जो बताया उसे सुनकर सभी सांसद हैरान रह गए। लंच की टेबल पर पीएम मोदी और 8 सांसदों के बीच खाने के साथ संवाद का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सरहद लांघकर पाकिस्तान तक चला गया। सरप्राइज लंच में पीएम मोदी ने अपनी सरप्राइज विजिट का वाकया सांसदों के साथ शेयर किया। सूत्रों के मुताबिक लंच के दौरान एक सांसद ने पीएम मोदी से नवाज शरीफ की बेटी की शादी में उनकी सरप्राइज विजिट के बारे में सवाल पूछा। पीएम मोदी ने 8 साल पहले यानी दिसंबर 2015 में अचानक पाकिस्तान का दौरा किया था। ये उसी दौरे की तस्वीरें हैं जब नवाज शरीफ उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे। सांसद के सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे वो अफगानिस्तान में नई संसद के उद्घाटन से लौट रहे थे। अफगानिस्तान से लौटते वक्त वो पाकिस्तान में रुके। वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर शादी में पहुंच गए। He went foreign trip and he came Karachi, then he came at about 45 minutes. Honorable Prime Minister sir expressed and we learned from so many things and we inspired from our Honorable Prime Minister sir. सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के सुरक्षा कर्मियों को भी इस बारे में पहले से नहीं पता था। पीएम मोदी ने बताया कि एसपीजी के मना करने के बाद भी उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया और पूछा कि क्या वो उन्हें रिसीव करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी पाकिस्तान गए। वैसे पीएम मोदी के बारे में एक बात साफ है कि वो कुछ भी यूं ही नहीं करते, उसके पीछे एक मकसद होता है। पीएम मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी क्षणों में 8 सांसदों को लंच देकर एक साथ कई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। सबसे पहले ये जानिए कि वो 8 सांसद कौन हैं, उनका परिचय क्या है। पीएम मोदी के साथ लंच का राजनीतिक संदेश अब समझिए। एन.के. प्रेमचंद्रन आरएसपी के केरल से हैं और सुष्मित पात्रा बीजेडी से हैं ओडिशा से, यानी पंगनोन कोनियक नागालैंड बीजेपी से हैं और एल मुरुगन तमिलनाडु से केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हिना गावित बीजेपी सांसद महाराष्ट्र से हैं। यामजांग शेरिन नामग्याल बीजेपी सांसद लद्दाख से हैं। राम मोहन नायडू टीडीपी से हैं और रितेश पांडे बीएसपी से हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे पीएम का राजनीतिक संदेश क्या था। प्रधानमंत्री ने जिस टेबल पर बैठकर खाना खाया उस टेबल पर उनके साथ केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, लद्दाख और यूपी के सांसद बैठे थे। यानी प्रधानमंत्री ने रीजनल बैलेंस का ध्यान रखा। इस तरह प्रधानमंत्री ने एक साथ देश के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र के लोगों को मैसेज दिया। उन्होंने ये संदेश दिया कि देश का हर राज्य उनके दिल के करीब है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच करने वाले सांसदों के राज्यों को गौर से देखें तो इसमें उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट का एक बैलेंस था। सांसदों के साथ प्रधानमंत्री का लंच दलगत राजनीति से भी दूर था, क्योंकि इस लंच में बीजेपी के अलावा लेफ्ट, बीजेडी, टीडीपी और बीएसपी के सांसद भी मौजूद रहे। और इधर अब बात करते हैं, पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को बांटने की साजिश में जुटे हैं। अब खबर हल्द्वानी की है, जहां कल भड़की हिंसा में साजिश के कई सबूत सामने आए हैं। अवैध मदरसा नमाज स्थल गिराने के बाद जो हिंसा भड़की, उसकी पहले से प्लानिंग की गई थी। ये वाली गली बंद है, आप खड़े आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी आग लगा दी है यहाँ।
उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में कल भड़की हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। गुरुवार को यहां जो उपद्रव हुआ उसमें पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई और 140 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पैरामिलिट्री की 4 और पीएसी की 6 कंपनियां तैनात हैं। एक रिजर्व बटालियन को भी बुलाया गया है। नजदीकी जिलों की पुलिस को भी हल्द्वानी भेजा गया है। एहतियात के तौर पर आज स्कूलों को भी बंद रखा गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि हल्द्वानी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। क्या ये सिर्फ अवैध मदरसा और नमाज स्थल पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गुस्सा था या फिर इसकी सुनियोजित साजिश रची गई थी? ये वाली गली बंद है, आप खड़े आ जाते। हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर बुलडोजर चला। चंद मिनटों के भीतर ही पुलिस और नगर निगम मशीनरी पर पत्थर चलने लगे। आसपास के घरों पर जमा भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बीच में घिरी पुलिस ने पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। तंग गलियों में पुलिस के लिए ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। ऊपर से लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस टीम का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ अराजक तत्वों ने मजहब के नाम पर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस की टीम को घेर लिया और धार्मिक नारे लगाने लगे। हाथों से इशारे कर और भीड़ को मौके पर आने के लिए कहा गया। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को समझाने की बेहद कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने हिंसा के एक चश्मदीद से बात की। ये चश्मदीद उस नगर निगम टीम का कर्मचारी है जो अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। क्या निकाल करके मार रहे थे हमें। अच्छा। और फोन छीना, मेरे तो पैसे भी छीने उनने। और क्या बताऊं मैं आपको, मैं याद करता हूं तो मेरे नींद नहीं आ रही ना, मेरे से बोला जाएगा। कितने लोग रहे होंगे लगभग? वो तो हर घर में थे। वो तो हर घर से, जिस गली से हम निकले तो वो हर घर, हर छत के ऊपर थे। बच्चे थे, बुढ़े थे, सब निकल कर मार रहे थे। अब सवाल यह है कि आसपास के घरों की छतों पर इतने पत्थर आए कहां से? क्योंकि नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि 30 जनवरी को जब इलाके का एरियल सर्वे किया गया तब घरों की छतों पर इतने पत्थर जमा नहीं थे। उन्होंने इलाके के कुछ वीडियो भी मीडिया में दिखाए। ये एरिया है जो आपका कथित रूप से मलिक का बगीचा कहा जाता है। ये जो फुटेज ली गई है, ये जब 30 तारीख को नोटिसेस दिए गए थे इंक्रोचमेंट के लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत, उस समय के फुटेजेस हैं। और इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही। डीएम वंदना सिंह ने आगे बताया कि सुनियोजित साजिश के तहत पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम पर हमले के लिए पहले से ही पत्थर जमा किए गए। माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। दिन में शुरू हुई हिंसा रात के अंधेरे में भी जारी रही। उपद्रवियों की भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को घेर लिया, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। हल्द्वानी से पुनीत शर्मा के साथ अभिजीत ठाकुर, टीवी 9 भारतवर्ष। हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलने गए। सीएम धामी हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। यहां उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में भड़की हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम हल्द्वानी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे 2 संवाददाता अभिजीत ठाकुर और पुनीत शर्मा वहां से अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भेज रहे हैं। वो ताज़ा हालात क्या हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद छावनी में तब्दील है। हालात काबू में हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। बनभूलपुरा इलाके में कई जगहों पर हिंसा के बाद तबाही के सबूत बिखरे पड़े हैं। बनभूलपुरा थाने के बाहर अब भी कुछ वाहन सुलग रहे हैं।
इसकी आग की लपटें अभी भी यहाँ पर इस गाड़ी से निकलते हुए दिखाई देंगी। और ये पुलिस वाहन है जिसको आग के हवाले कर दिया था उपद्रवी भीड़ ने, और अभी भी आप देख सकते हैं कि धुआं निकलता हुआ टायर से आपको दिखाई देगा। तो उपद्रवियों ने पुलिस पर हमले के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर के कैमरे पर भी पेट्रोल बम दिखाई दिए। मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। और बोतल कहाँ से इतनी संख्या में आए, क्योंकि कबाड़ी वाले जो बोतल इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। पेट्रोल बम थाने पर मारे गए, थाने के वाहनों पर मारे गए, जिसके बाद आगजनी हुई। अराजक तत्वों ने 8 फरवरी की रात हिंसा के दौरान जिस पुलिस थाने और पुलिस वैन को आग के हवाले किया, हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने उसका जायजा लिया। पथराव आगजनी में तब्दील हो गया और इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये मंजर, जो कि पुलिस की गाड़ियां थी और इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां यहां पर खड़ी थी उसको बलवाइयों ने आग के हवाले कर दिया। इस पूरे इलाके में सिर्फ पत्थरबाजी हो रही थी। 3 तरफ से पुलिस को घेर करके छतों के ऊपर चढ़ करके लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए। पुलिस वाहनों के अलावा बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्षी पार्टियां धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। खंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ बीजेपी क्या न करा दी? जिन लोगों ने, जो रिंग लीडर है, जिन्होंने मिल करके इसकी हिंसा की रचना रची है, जिनकी मुख्य भूमिका है, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दें। सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उठी हिंसा की आग की चिंगारियां यूपी के भी कई जिलों को सुलगा रही है। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज पर पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। सभी डीसीपी, एसीपी ने अपने अपने जोन में पैदल मार्च किया और इन सब के अलावा कौशाम्बी, भदोही और संभल में पुलिस और प्रशासन एक्स्ट्रा सावधान था। लेकिन सबसे ज्यादा जुबानी चिंगारियां बरेली में देखने को मिली, जब इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी IMC के मौलाना तौकीर रजा ने पहले तो ज्ञान वापी पर जेल भरो वाला प्रदर्शन किया, उसके बाद हल्द्वानी पर विवादित बयान दिया। इस दौरान बरेली में माहौल तनावपूर्ण रहा। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा हक छीन सके? अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। अब कोई इंसाफ किसी से नहीं मांगा जाएगा, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। हम इस मुहिम को अपने पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन शुरू किया। रामगंज चौराहे पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने आज से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी। अपने समर्थकों से बड़ी तादाद में इकट्ठा होने की अपील की थी, लेकिन जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों से शांति से वापस जाने की अपील की थी। लेकिन लगता है कि उनके समर्थकों पे इसका असर नहीं हुआ, क्योंकि जब उनके समर्थक वहाँ से जो आला हजरत मस्जिद है वहाँ से जब निकले तो ठीक इसी जगह पे यहाँ पे उन्होंने पथराव किया। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए, एक चश्मदीद हैं। इसी चौराहे पे जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। उसको देखते हुए जो व्यापारी भाई दहशत में आ गए और लोगों की अफवाहें फैली, लोगों ने बाजार बंद कर दिया।